हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अपवाह प्रणालियों के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में कितनी नदियाँ, किस किस टाइप की नदियाँ होती है, कहाँ कहाँ बहती है, कौन सा उद्गम स्थान होता है, कितने क्षेत्र में बहती है, किस तरीके से किसी ज़िले की डिज़ाइन करती है, किसी ज़िले की सीमा बनाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अपवाह प्रणाली जो नदियों का पार्ट है वो बहुत बड़ा है। हम लोग इसको कवर करेंगे 3 पार्ट में, यानी कि 3 वीडियोज़ बनेंगे। ये पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपको बताई जाएगी अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें अरब सागरीय नदियों के बारे में बताया जाएगा और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपको बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में पूरी ब्रॉड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान अपवाह प्रणाली यानी नदियों के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, सामान्य परिचय बात कर लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो प्राचीन काल में राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में सरस्वती नदी बहती थी। इसका उल्लेख बहुत बार आपको मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी माना गया है आपकी प्राचीन काल में सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में नई भूजल नीति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो कि ज़्यादातर पूछा जा सकता है नए एग्जाम के लिए, कि सबसे जो वर्तमान की बात करें नई भूजल नीति की, तो वो कब आई? 18 फरवरी 2010 ईस्वी में घोषित की गई थी। तो नई भूजल नीति कौन सी है? 18 फरवरी 2010 में घोषित की गई थी। उसके अलावा नित्यवाही नदियों का मतलब ये होता है कि जो रेगुलर बहती रहती हैं, पूरे साल बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून आया और उसी में बह गई नदियाँ। ठीक है ना, मानसून में पानी आ गया और पानी के बहाव से जो नदियों का क्षेत्र होता है वो सूखा पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नित्यवाही नदी का मतलब होता है रेगुलर बहना, पूरे साल बहना। और वो पूरे साल बहने वाली नदियाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, पहली है चंबल, दूसरी है माही नदी। इनके बारे में अपन पूरी डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के, 2 जिले जो चूरू और बीकानेर, ये 2 जिले ऐसे हैं चूरू और बीकानेर, जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, कोई भी नदी नहीं बहती है चूरू और बीकानेर में। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि कौन से ज़िले जिसमें नदी बहती है या नदी नहीं बहती है, इसमें से सुमिलित कीजिए या अलग कीजिए, छांटिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में हैं। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ जो हैं, जो बहती हैं, वो कोटा संभाग में हैं। कोटा संभाग की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर है, जिस ज़िले में बहती है, वो है चित्तौड़गढ़ जिला। दोनों में डिफरेंस है। पहली चीज़ क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन से संभाग में है? कोटा संभाग में है। सबसे ज़्यादा नदियाँ कौन से जिले में बहती है? वो है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, उसके अलावा सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियों में, सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली नदियों कौन कौन सी है? चंबल, बनास और लूनी नदियाँ हैं। ये 3 नदियाँ हैं जो 6-6 जिलों में बहती है, मतलब इनका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में चंबल और माही नदियों का प्रवेश जो होता है वो दक्षिण दिशा से होता है। दक्षिण दिशा से आपका इनका प्रवेश होता है। ठीक है, और कहाँ से होता है, कहाँ इनका उद्गम स्थान होता है, इनके बारे में जब अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिए, पहला जो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान की अपवाह प्रणालियों को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों के हिसाब से हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। पहला वीडियो जो आपको दिया जा रहा है वो ये वाला है, पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अंतःप्रवाही नदियों के बारे में। अंतःप्रवाही नदियों के बारे में आपको पार्ट फर्स्ट में जानकारी मिलेगी। पार्ट सेकंड में आपको मिलेगी अरब सागरीय में, और बंगाल की खाड़ी वाली जो नदियाँ हैं उसको आपको मिलेगा पार्ट 3 में। ऐसे करके 3 बड़े वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। अभी आप इसमें समझ लीजिए कि पार्ट 3 में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अरब सागर नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये देखिए सारी नदियाँ हैं। घग्गर है, कांतली है, काकनी है, साबी है, मंथा, रूपनगढ़ आदि, ये सारी नदियाँ किस में आती है? अंतःप्रवाही नदियों में आती है। उसके बाद अगर बात करें अरब सागरीय नदियों की, तो अरब सागरीय नदियों में आती है माही, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, लूनी, सोम, जवाई, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, और ये सारी नदियाँ ये किस में आती है? अरब सागरीय नदियों में आती है। उसके बाद बात करेंगे बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी है? चंबल, बनास, कोठारी, पार्वती, काली सिंध, मेज, बाणगंगा, परवन, बामनी, चाखन, गंभीरी, मांझी आदि, ये सारी नदियाँ जो है वो कौन सी वाली है? बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। उसके अलावा आप मैप में देख सकते हो कि अपवाह तंत्र दिखा रखा है, ये अंतःप्रवाह क्षेत्र है दिखा रखा है इसमें।
हैं अलग अलग, घग्गर और ये कांतली नदी वाला, ठीक है। उसके अलावा अरब सागरीय प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये वाला, लूनी, माही, ये सारी नदियाँ, साबरमती, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ ये वाली आ गई, जहाँ पे चंबल निकल रही है इधर से बाणगंगा निकल रही है। ये आप जब डायग्राम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें ईजिली रिलेट हो जाएगी। और जब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कहाँ से नदी निकल रही है, कौन कौन से क्षेत्र को कवर करते हुए जा रही है, तो आप इस डायग्राम को आराम से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अंतः प्रवाही नदियों के बारे में, और सबसे बड़ी जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी, अब ये घग्गर नदी कहाँ से होती है, कहाँ नहीं होती, इसके बारे में देखेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी एक खास बात, जो इसका उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है कालका हिल्स। कालका हिल्स पड़ती है शिवालिक पहाड़ियाँ, जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की पहाड़ियों में एक पार्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ। उन शिवालिक पहाड़ियों में कालका हिल्स है, ठीक है। अब ये शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पे आती है, आपके हिमाचल प्रदेश में आती है, वहाँ पर इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अंतः प्रवाही नदियाँ मतलब आपके ज़मीन के नीचे बहने वाली नदियों के बारे में बात हो रही है, ऊपर बहने वाली नदियों के बारे में नहीं बात हो रही। तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, कालका हिल्स, शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वहाँ से होते हुए ये आपकी प्रवेश करती है राजस्थान में, कहाँ पर, टिब्बी तहसील आती है हनुमानगढ़ में, तलवाड़ा गाँव है, ठीक है ना, तलवाड़ा गांव, वहाँ पर ये आके के प्रवेश करती है, तलवाड़ा झील बनाती है। उसके बाद में ये सीधा निकल जाती है यहाँ से गंगानगर होते हुए, मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर होते हुए सीधा पाकिस्तान में चली जाती है ये, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक ये नदी जो है वो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक जलपट्टी बना रखी है इधर जैसलमेर से होती हुई, ठीक है ना, ये इस टाइप से बना रखा है। अब एक और चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, तलवाड़ा गांव, दो चीज़ें हमने पढ़ी। पहले इसमें तलवाड़ा झील बनाती है, ये टिब्बी तहसील में ही आता है तलवाड़ा झील, और तलवाड़ा गांव है ये किस में है, हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। दो गांव हैं जिसको ये डिवाइड करती है, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ दोनों में पड़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बताऊँ आपको, ये तलवाड़ा जो है ये यहाँ पर है हनुमानगढ़ में, ठीक है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये नदी बहती है, घग्गर नदी। एक तलवाड़ा और है, वो है बांसवाड़ा में। वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। जब आप खनिज वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तलवाड़ा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समझ में आ गया घग्गर नदी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करने वाले हैं इसी के बारे में पूरी डिटेल से। तो मैंने डायग्राम में समझा दिया, तो आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये नदी हिमालय पर्वतमाला में स्थित शिवालिक पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। उसके बाद राजस्थान में खक्का एक जगह है हनुमानगढ़, वहाँ पर ये प्रवेश करती है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में प्रवाहित होती है, तीन जो राज्य हैं उनमें प्रवाहित होती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास मस्जिद तक इसका मार्ग है। पाकिस्तान में इसका नाम जो है वो हकरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसी में, हरियाणा में जो है इस नदी पर वनमाली सभ्यता स्थित है, ठीक है। आपके ज़्यादातर नदियों का जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से उठता है कि मान लीजिए कि इनका उद्गम स्थान कहाँ पर होता है, या राजस्थान की नदियों के बारे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर जैसे मान लो इसमें पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोला जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे पर कालीबंगा और पीलीबंगा दो सभ्यताएँ हैं जो बहुत काफ़ी पुरानी है, ठीक है ना। इस नदी के किनारे को नाली या नाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि घग्गर नदी को मृत नदी या नट नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मृत नदी है मतलब आप बोलते हैं कि हाँ अब ये नहीं बहती है, पुराने टाइम में ऐसा बताया जाता था कि उस टाइम पे ये बहती थी, ठीक है ना, तो ये इसको मृत नदी भी बोला जाता है। घग्गर नदी जो है राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, ये 465 किलोमीटर में बहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, वो है कांतली नदी। अब देखो कांतली नदी कहाँ पर है, इसका उद्गम जो होता है वो खंडेला की पहाड़ियाँ आती है सीकर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये सीकर और झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये नदी एक ऐसी नदी है जो सीकर और झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांट देती है। राजस्थान में अंतः प्रवाही की सबसे बड़ी नदी है। देखो समझाना चाहता हूँ, ये 100 किलोमीटर है। मैंने एक चीज़ बताई थी, जब आपको पहले भी पढ़ाया होगा किसी एक वीडियोज़ में, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में, तो आपको पता लगा होगा कि राजस्थान की और राजस्थान में दोनों में डिफरेंस है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है अंतः प्रवाह की वो कौन सी है, घग्गर नदी है। जबकि राजस्थान में यानी कि राजस्थान से ही निकल करके राजस्थान में बहती है वो नदी कौन सी है, वो है अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी, जिसका किलोमीटर कितना है 100 किलोमीटर, और घग्गर नदी का कितना है 465 किलोमीटर। तो कांतली नदी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आपको बताना है घग्गर नदी। लेकिन राजस्थान में सबसे अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है कांतली नदी। इसका डिफरेंस का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए
गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित की गई है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। इस नदी के किनारे को तोरावटी कहते हैं, ये याद रखना। तोरावटी किस नदी के किनारे को कहते हैं? वो है कांतली नदी के किनारे को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काकनी नदी, काकनेई या काकपेई नदी। 3 नाम है इसके, काकनी, काकनेई, काकपेई नदी। इसके बारे में देखेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जैसलमेर के कोट्यारी गांव से, कोट्यारी गांव से, ठीक है। जैसलमेर में ये नदी बूझ झील का निर्माण करती है, ठीक है। बूझ झील का ये निर्माण करती है। राजस्थान के एक ही जिले में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है ये वाली। कौन सी वाली? एक ही जिले में, सिर्फ कौन से जिले में बहती है? जैसलमेर में बहती है। कोट्यारी गांव से निकलती है, बूझ झील का निर्माण करती है और सिर्फ जैसलमेर में ही बहती है। और एक ही जिले में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी कौन सी? सबसे बड़ी नदी ये है काकनी नदी। समझ में आ गया इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी जो है वो थानागाजी अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से शुरू होती है। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, वहाँ से ये शुरू होती है थानागाजी में, अलवर और भरतपुर में प्रवाहित होती है, ठीक है। अलवर से निकलती है और अलवर और भरतपुर में जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ जो इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, भरतपुर के लोहागढ़ जो किला है उसके चारों तरफ ये नदी जो है वो सुजान गंग नहर बनाती है। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। कहाँ बनाती है? भरतपुर के लोहागढ़ के चारों तरफ एक नहर बनाती है, उस नहर का नाम है सुजान गंग नहर। और मोती झील का भी निर्माण ये करती है। आई बात समझ में? उसके बाद में एक और चीज़, मोती झील जो है उसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कौन है? मोती झील, जिससे पानी मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अकबर के बागों का घर राजगढ़ इसी नदी के किनारे पर। राजगढ़ जो है वो अलवर में आता है, वो भी कहाँ पर स्थित है? वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में, जो हमारे इस वीडियो की लास्ट जो नदी है, अंत प्रवाही की नदियों के बारे में बात करेंगे तो रूपनगढ़ नदी सबसे लास्ट नदी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रूपनगढ़ नदी कहाँ पर है? ये अजमेर में है। सलेमाबाद एक जगह है अजमेर में, वहाँ पर वहीं से निकलती है, उत्तर पूर्व की साइड बहते हुए, यानी कि जयपुर की तरफ आते हुए जयपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करके सांभर जो झील है उसमें गिर जाती है, सांभर झील में मिल जाती है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो रूपनगढ़ी नदी कहाँ से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है, सांभर झील में गिर जाती है। उसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है सलेमाबाद में है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है? इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कवर किया है, मतलब ये समझ लीजिए कि अपवाह प्रणाली नदियों का सिर्फ आपने 30% पढ़ा है, बाकी का 70% आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाला है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही है, पार्ट फर्स्ट ये वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकेंड में होगा, अरब सागरीय नदियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आएगा आपके बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ऐसा करके ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आगे बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आगे की वीडियोस देखते रहिए और तैयारी करते रहिए।